खुशामदीद, आदाब। आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं न्यूज़ टाइम और न्यूज़ टाइम लेकर मैं हूं इशफाक गौहर। न्यूज़ टाइम में लगातार हम कोशिश करते हैं कि आप तक बड़ी खबरों से रूबरू करवाएं और आज की भी एक बड़ी खबर से हम शुरुआत कर रहे हैं जिस पर लगातार हमारी पिछले कई दिनों से नज़र है, क्योंकि आपको याद होगा 10 मई और 5 और 6 में, यानी 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये वो तारीखें हैं मई की जब लगातार मीडिया के अंदर एक खबर चली थी, जिस खबर के बाद पूरी मीडिया, वर्ल्ड मीडिया ने उसके ऊपर फोकस किया। यानी दो फौजें आमने सामने हैं। लद्दाख के अंदर ड्रैगन और इंडियन फोर्सेस इस वक्त आमने सामने हैं और इस आमने सामने आने के बीच में सियासत भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है। और सियासत की जहां तक हम बात करें तो आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर आज कांग्रेस के सीनियर लीडर और फॉर्मर प्रेसिडेंट राहुल गांधी की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया, जिसमें हुकूमत पर निशाना बनाते हुए ये कहा गया कि पता नहीं क्यों हुकूमत इस तरीके से खामोश है और उनकी खामोशी के क्या माने निकाले जाए। राहुल गांधी ने आज ये भी साफ साफ करते हुए कहा कि देखिए, जिस तरीके की सूरत हाल लद्दाख के अंदर बनी और चाइना के खिलाफ एक जुमला भी नहीं कहा जा रहा है, इससे हुकूमत की कमजोरियां शायद सामने आ रही है। कांग्रेस का दावा अपनी जगह, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की सालसी भी किसी तरीके से भी फायदेमंद साबित नहीं हो रही है, क्योंकि चाइना के डिफेंस मिनिस्टर का बयान आज हमारे सामने आया है और उस बयान के अंदर इस बात को कहा गया है कि आने वाले दिनों के अंदर दोनों देश जो है वो मिल बैठकर सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके की बात जो है उनकी तरफ से कही जा रही है। यानी डिफेंस मिनिस्टर जो रशिया, चाइना का है, उनकी तरफ से जो बयान दिया गया उसमें कहा गया कि सालिसी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सालिसी की ज़रूरत नहीं है तो क्या चाहता है चाइना? बड़ा सवाल ये है। और इस सवाल के जवाब के अंदर अगर आप देखेंगे तो मुख्तलिफ जावियों से इसको देखा जा रहा है, मुख्तलिफ एंगल से इसको समझने की कोशिश की जा रही है। एक वो रास्ता जो पिछले कई सालों से नहीं बन पा रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनने के बाद लद्दाख के अंदर एक रास्ता बना जो डिफेंस स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम था। और उस रास्ते के बनने के बाद चाइना की नींद कहीं ना कहीं उड़ी और उसके बाद लगातार उनकी फौजें आमने सामने होती रही बीच बीच में। लेकिन पिछले दिनों से जिस तरीके की सूरत हाल लद्दाख के अंदर बनी है वो किसी से छुपी नहीं है। लगातार चाइना की तरफ से डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है और जो ताज़ा तरीन तस्वीरें आ रही हैं, सैटेलाइट इमेज जो आ रही हैं, और आज एक बड़े कौमी अखबार ने भी इस खबर का खुलासा किया है कि चाइना के आसपास के इलाके, गैल्वन वादी और गैल्वन आदि के आसपास का इलाका जो है वहाँ पर डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है। और डिप्लॉयमेंट के साइज़ के बारे में बहुत सी सवालात और बहुत सी बातें जो है वो सामने आ रही है। कुछ मुबस्सिरीन का मानना है कि 1 डिवीज़न तक वहां पर फौज है और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, डिवीजन नहीं, उससे कम ही हो सकती है। लेकिन इंटेलिजेंस इदारों और फौज की बात को अगर हम अपने तरीके से देखें तो उनका मानना है कि सिचुएशन अभी कंट्रोल में है, क्योंकि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, कमांड कंट्रोल लगातार इस कोशिश में लगा है कि ये सिचुएशन जो इस वक्त लद्दाख के अंदर बनी है इसको डिफ्यूज किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए और एमिकेबली इस मामले को हल किया जाए। लद्दाख के अवाम मान रहे हैं कि 1965 के बाद पहला मौका है जब इस तरीके से फौजी जमाव वहां पर आ रहा है। और यह फौजी जमाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ऐसा माहौल है कि जैसा जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। यानी चाइना की फौजें अपनी जगह हैं। चलिए हम जरा बात करेंगे, ग्राउंड जीरो पर चलेंगे और 2 लीडर्स आज हमारे साथ ज्वाइन करेंगे लद्दाख से, क्योंकि वहां से उनकी आवाज़, उनकी बात को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए सीधे इस वक्त तहसीन नामग्याल साहब हमारे साथ है, कांग्रेस के लीडर है, लेह के अंदर मौजूद है, सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। नामग्याल साहब, ये बताइएगा कि ओवरऑल सिचुएशन पिछले 8 दिनों की, अगर मैं मानूँ, ज़्यादा पीछे ना जाऊँ, पिछले 8 दिन से जिस तरीके से डिप्लॉयमेंट हो रही है, जिस तरीके की सिचुएशन बन रही है, किस तरीके से आप सिचुएशन को देख रहे हैं और जिस तरीके से इसको हैंडल किया गया है, क्या लद्दाख की आवाम इससे खुश है? गौर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक बहुत चिंताजनक एक विषय बन चुका है। लद्दाख के लोग बखूबी जानते हैं कि चाइना ने हमेशा इंट्रूजन की है, हमारे सरहद पर कर जो हमारे अंदर आने की कोशिश की। अब स्थानीय लोगों से अगर आप पूछेंगे, जो लोकल निवासी से पूछेंगे, जो बॉर्डर पे जो हमारे लोग रहते हैं, जो बॉर्डर पे जो लोग हमारे बसे हुए हैं,
अगर आप उनसे जानकारी लेंगे तो पुख्ता जानकारी मिलेगा। पिछले कई सालों से, ये आज की बात नहीं है, आज दुख की बात यह है कि जिस तादाद में जो जमावड़ा जो चाइना पीपुल लिबरेशन आर्मी ने जो जमा की है, वो एक बहुत बड़ा चिंता का बात है। और इसको किसी भी सूरत पर बातचीत के जरिए, निगोशिएशंस के जरिए, टेबल पर बैठकर, जिस तरह हमेशा भारत सरकार बातचीत के माध्यम से हमने हर मसले को सुलझाया है आज तक, उसको सुलझाना बहुत जरूरी रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता। देखिए व्हाट्सएप क्या है, पहले भी इस तरह से वो लोग बॉर्डर में आते थे, मगर जिस तादाद में, जिस मशीनरी के साथ, जिन गाड़ियों को लेकर इस वक्त जो गलवान घाटी में जो आया है, पेंगोंग झील के पास इन्होंने जो 20 से 22 किलोमीटर मतलब लोकल लोगों का ये सूचना है कि कम से कम 20-22 किलोमीटर वो लोग अंदर आके तंबू गाड़ के बैठा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है। शी जिनपिंग ने तो कहा कि भाई आप लोग तैयार रहिए जंग के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा चुनौती बन चुका है। मैं समझता हूँ कि आज के दौर पे, आज इस इम्तिहान में हमें बहुत जरूरी रहेगा हमारे देश के प्रधानमंत्री को जल्द से जल्द इसको सुलझा लिया जाए, वरना भारत भी 1962 का भारत नहीं रहा। हमारे हौसले बुलंद है, हमारे फौज, हमारे वायुसेना, हमारे आर्टिलरी डिवीजन पूरा सरहद पर पूरा उनके हौसले बुलंद है। हम किसी भी मुकाबले का जवाब ईंट बजा सकते हैं, पत्थर को पत्थर से बजाकर उनको हम दिखा सकते हैं। मगर जरूरी ये है कि इस बॉर्डर का जो टेंशन जो अभी जो उत्पन्न हुआ है सीमा पर, उसको सुलझाना बहुत जरूरी रहेगा। तो क्या वक्त आ गया कि जो हम बॉर्डर से भी डिफाइन नहीं कर पाए हैं उसको अब डिफाइन करना पड़ेगा, ताकि हर बार की ये जो परेशानी होती है ये खत्म हो जाए। क्योंकि हमने देखा 2018 में वुहान के अंदर जब कॉन्फ्रेंस हुई थी तो मामला यही बॉर्डर्स का था। 2019 में मलप्पुरम में जब जिनपिंग आए तो वहां पर भी यही इश्यू रहा और वहां पर भी यही कहा गया कि देखिए दोनों देश जो है वो आपस में मिल बैठकर सभी मसाइल का हल निकालेंगे। लेकिन न तो 2018 में कुछ देखने को मिला, न 2019 में, और अब तो हम बहुत आगे चले गए। इसमें एक चीज जानकारी, देखिए एक चीज को समझना बहुत जरूरी रहेगा और ये भारत सरकार के लिए भी बहुत जरूरी है और हमारे सुरक्षा जो डिफेंस मिनिस्ट्री को भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, वो लोग क्यों बार बार हमें तंग करते हैं, क्यों हमारे सरहद के अंदर आता है, क्यों हमारे ग्रेजिंग और हमारे एरिया के अंदर क्यों बार बार आते हैं। इसका एक मुख्य कारण ये है कि जो हमारे जो प्रेशर लेन होता था, जो हमारे ग्रेजिंग एरिया, जो हमारा चारागाह होता था, जो बॉर्डर पे जो हमारे चुमुर में हो, अनले में हो, लुकुंग में हो, गेमचोक में हो, जो पुक्से फोपरंग में जो हमारे लोग बैठते हैं, उनका जो चरागाह होता था, वो चरागाह पे अभी हमारे जो भी यूनिट वहां पर तैनात है हमारे फौज के, उन लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। पहले क्या होता था, आज से 10-15 साल पहले इन बॉर्डर इलाकों में लद्दाख स्काउट रेजिमेंट, जो लद्दाखियों का है, लद्दाख स्काउट रेजिमेंट का तैनाती होता था इन गांवों पर। उनको पूरा पता था कि कहां तक हमारा चारागाह है, कहां तक हम जा सकते हैं, उनको जाने दिया जाता था। जब वो जाने देते थे तो चाइना लोग वहां तंग नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता था इनका चारागाह है, वो लोग आएंगे वहां बैठेंगे। अब क्या हो रहा है गुआ साहब कि इनको जाने नहीं दिया जा रहा है, वहां पर चौकियां लगी हुई है, उनसे पूछताछ की जा रही है, जो हमारे जो यूनिट वहां पर खड़ी है। यानी आपका ये मानना है नमग्याल साहब कि जो लद्दाख रेजिमेंट वहां लगा था उसकी वजह से बॉर्डर्स काफी सेफ थे, और जो पिछले 2-3 साल से लद्दाख रेजिमेंट को वहां से हटाया गया तब से ज्यादा परेशानियां उठी? नहीं, देखिए मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जो भी वहां पर हमारे फौज, जो भी यूनिट वहां तैनात है वो सक्षम नहीं रहा है, यही नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि हमारे लद्दाख स्क्वाड को पता था कि कहां तक हमारा सीमा है, कहां तक हम जा सकते हैं, कौन सा वादियों तक हमारे ग्रेजिंग पॉइंट कहां तक है। अभी हमें जाने नहीं दिया जा रहा है, तो जब हमें जाने नहीं दिया जा रहा है तो बदले में क्या कर रहा है, जो PLA है, पीपुल लिबरेशन आर्मी है, वो उनके अपने लोगों को हमारे चारागाह में आने दिया जा रहा है, उनको बार बार भेजा जा रहा है। 1-2 साल, 2-3 साल, 4-5 साल ये करते रहते हैं और पीछे से फिर आस्ते आस्ते वो लोग आके एक दिन अचानक वहाँ तंबू खड़ा किया जाता है, फिर वो बोलता कि नहीं ये तो हमारा है, क्योंकि पिछले 4-5 साल से हमारे लोग यहाँ पर ग्रेजिंग कर रहे हैं, हमारे शेफर्ड्स आ रहे हैं, हमारे भेड़ बकरियों का चारागाह है, तो ये आपका जगह नहीं है, ये हमारा है। फिर पीछे से आके एक दिन अचानक 150 गाड़ियां आके तंबू लगाता है, फिर हम बॉर्डर टेंशन हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों को जाने देना चाहिए, जहाँ पर हमारे बुरखुम का जो हमारा वहाँ चारागाह होता था वहां पर हमें जाने देना चाहिए। और मेरे एक डिमांड है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लद्दाख स्काउट का जो तैनाती पहले होता था उनको दोबारा से वहां पर लद्दाख स्काउट को वहां पर तैनाती करना बहुत जरूरी रहेगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तहसीन नमग्याल साहब लद्दाख से हमारे साथ थे, जो बता रहे थे कि देखिए ज़रूरत इस वक्त जो है वो ये है कि हम डिप्लॉयमेंट भी उसी तरीके से करें जो इन बॉर्डर्स को जाने, और साथ साथ जो बड़े इश्यूज़ हैं उनको नेशनल हुकअप पर भी एड्रेस किया जाए। अब जब एड्रेस की हम बात करते हैं तो आपको यह भी बताते चले कि दिल्ली में भी काफ़ी ज़्यादा हलचल बढ़ चुकी है। दिल्ली के अंदर डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और चाइना के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोऑर्डिनेट करके इस इशू को एड्रेस करने की कोशिश भी की जा रही है। चलिए अब जरा बढ़ते हैं आगे, अपनी एक और खबर की और बात करते हैं श्रीनगर की, क्योंकि श्रीनगर से भी कोविड-19 की खबरों के साथ साथ सियासी हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है, जहां डिलिमिटेशन कमीशन यानी हदबंदी कमीशन को लेकर कल आपको हमने खबर दी थी कि मेंबरों का तायुन हो गया है और उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, हसनैन मसूदी, डॉक्टर जितेंद्र और कुछ और मेंबरों को नामों का ऐलान किया गया था। वहीं पर खबर यह आ रही है कि आज दिल्ली के अंदर हदबंदी कमीशन का पहला इजलास भी मुनक्किद हुआ है, लेकिन इस इजलास के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से किसी भी आदमी ने शिरकत नहीं की, यानी जिन लोगों को नॉमिनेट किया गया था एसोसिएट मेंबर या मेंबर दोनों तरफ से कोई भी नहीं आया है। लेकिन ऑफिशियली हदबंदी कमीशन ने आज से अपना काम जो है वो शुरू कर दिया, लेकिन श्रीनगर के अंदर सिचुएशन काफी ज्यादा टेंस बनी हुई है, क्योंकि सबकी नजरें जो थी वो फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश गाह पर लगी हुई थी, क्योंकि वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा इजलास आज मुनक्किद होने जा रहा था, जिसके बाद यह फैसला लिया जाता कि क्या हदबंदी कमीशन के साथ वो जाएं या जिस तरीके से सरकार ने हदबंदी कमीशन का फैसला लिया है उससे वो बाहर रहे। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का आज का जो डिसीजन था वो काफी इंपॉर्टेंट था। सीधे पहले श्रीनगर चलते हैं सनम के पास। सनम, अपडेट कीजिएगा, थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे कि इजलास चल रहा है और अब यह खबर आ रही है कि इजलास के अंदर फैसला लिया गया कि किसी तरीके से भी हदबंदी कमीशन की किसी भी इजलास में नेशनल कॉन्फ्रेंस शिरकत नहीं करेगी। बिल्कुल गौहर, नेशनल कॉन्फ्रेंस हदबंदी यानी डिलिमिटेशन कमीशन के किसी भी इजलास में शिरकत नहीं करेगी। सबसे पहले तस्दीक जो है जस्टिस हसनैन मसूदी, रिटायर्ड मसूदी ने की है और उससे करीबन 3 बजे हमारे साथ मीडिया चैनल के साथ बात करते बताया था कि बड़े स्पेक्ट्रम पे बात करनी है, बड़े मामला पे बात करनी है, हदबंदी के मुद्दे पे इस कमीशन पे बात नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं करेगी। शाम को ही अगर आपको बताता चलूं, कल शाम को ही मोहम्मद अकबर लोर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान को अपने पेवर दिखाए थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान को उन्होंने बताया था कि वो कल फारूक अब्दुल्ला के रेजिडेंस पे भी शाम को गए थे और उन्होंने हमें जो मालूम हुआ है उसके क्लोज क्वार्टर से कि उन्होंने बताया कि इसमें शिरकत नहीं करनी है। और आगा रूहुल्लाह का भी कहें तो कड़ी लफ्जों का स्टेटमेंट अभी कुछ देर पहले आया है और उसमें भी उन्होंने एक मीडिया न्यूज एजेंसी को श्रीनगर में बात करते हुए बताया है कि हदबंदी कमीशन के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने स्टैंड में तब्दीली करने की जरूरत है, क्योंकि उनके बकौल नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्टैंड है वो बहुत ही बड़ा है, हदबंदी कमीशन की उसमें कोई बात ही नहीं है। मतलब यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस 5 अगस्त को जो फैसला लिया गया है रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करने का, रियासत को हासिल खसूसी इख्तियारात का और उसके बाद रिऑर्गेनाइजेशन जो हुई है, इसको लेकर उनका मानना है कि वो इस फैसले को नहीं मानेंगे क्योंकि ये मामला जो है अभी सब जुडिस है। जी बिल्कुल, एक ये और उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद अकबर लोन से जब कल ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई तो उसकी बातों में यही लगा कि वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो पहला मामला था यानी 5 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख तब इकट्ठे रहेगा, तब कहीं डिलिमिटेशन वगैरह की जा सकती है। फिलहाल उनके बकौल स्टेट को हिस्सों में डिवाइड करके यूटीज बनाया गया है और यूटीज के हवाले से वो नहीं चाहते हैं कि वो कोई बात करें, क्योंकि उनके बकौल ये जो स्टेट है ये 5 अगस्त से पहले की जो स्टेट है वो रहती तो तब बात ही, तब वो बात करते डिलिमिटेशन की, तब दूसरे मुद्दों की, लेकिन उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्लोज हल्कों के हवाले से बताया जा रहा है। अब सलम ये भी बताइएगा, क्या ये ऐसा तो नहीं लग रहा कि फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब तारीख को पढ़ते हैं तो बहुत बार इस तरीके के डिसीजन लिए गए और फिर अचानक यू टर्न्स भी देखने को मिले हैं शेख अब्दुल्ला से लेकर फारूक अब्दुल्ला की तारीख को जब पढ़ते हैं तो आज जिस सूरत हाल से नेशनल कॉन्फ्रेंस गुजर रही है, करो या वरो वाला मामला था, तो क्या इससे पार्टी कार्डर उनके साथ रह पाएगा?
देखिए, दो चीजें, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त आगे खाई और पीछे कौवे वाले मामले में है। पार्टी के अंदर एक ग्रुप, वो भी इस वक्त पार्टी में, पार्टी हाईकमान पे प्रेशर बनाए हुए है कि उन्हें डीलिमिटेशन कमीशन में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि मिसालें पास्ट की दी जा रही है कि पास्ट में कभी इलेक्शन बायकॉट हुआ तो किस तरह के हालात बने, कभी क्या कुछ हुआ तो फिर हालात यहाँ पे हुए। और इस वक्त डीलिमिटेशन के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक ग्रुप ये भी कह रहा है कि बीजेपी और आरएसएस के कुछ लोग जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश करें, और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस कमीशन में रहती है तो कम से कम उस पर रोक रख सकती है, कहीं न कहीं इनको रोका जा सकता है। और अगर नेशनल उनके बकौल, जो कुछ लीडर के, अगर उनके बकौल अगर ये लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर इस कमीशन से बाहर रहते हैं तो फिर उनको खुली छूट होगी, वो हर तरह से प्रो जम्मू और एंटी कश्मीर डिलिमिटेशन इंप्लीमेंट करा सकते हैं। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि सियासत में न तो कोई पक्का दुश्मन है और ना ही कोई पक्का दोस्त है। लेकिन बढ़ते हैं जरा आगे, कोविड-19 की कहानी भी बताइए। आज भी एक और की मौत हुई और दर्जनों के साथ भी पॉजिटिव आने की खबर आ रही है। बिल्कुल अशफाक, 58 केसेस पॉजिटिव आ चुके हैं श्रीनगर की सिकमस्ट्री लैब से, और इन 58 में सबसे बड़ी तादाद जो है वो श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट की है। दूसरे नंबर पे कुलगाम है, कुलगाम, कुपवाड़ा और अब श्रीनगर, ये तीसरा डिस्ट्रिक्ट है जो अब और 2000 की तादाद हमारे यहाँ पार हो चुकी है। और आपको बताऊं, आज सुबह एक और मौत हुई है श्रीनगर के एसएमएच अस्पताल में। कुलगाम का शख्स परसों एडमिट हुआ था, कल शाम को उसकी मौत हुई। वो चेस्ट इन्फेक्शन को लेके, पल्मोनरी इन्फेक्शन को लेके एडमिट हुआ था और कल रात को उसकी मौत हुई। उसका जो कोविड टेस्ट की रिपोर्ट आई आज सुबह आई, जिसमें वो पॉजिटिव बताया गया है, और यूं तादाद भी मरने वालों की 28 होगी। आज के दिन में, कल के दिन में, परसों के दिन में हालात इस तरह से कोविड के बने हुए हैं कि समझ नहीं आ रहा है कश्मीरी को, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करें। लेकिन एक अच्छी बात ये भी निकल के आ रही है कि आज जो 58 अभी तक जो हमारे पास टेस्ट की रिपोर्ट आई है, उस हवाले से हमें यही मालूम हुआ है कि ये सभी के सभी क्वारंटीन सेंटर्स में लोगों के टेस्ट हैं जो क्वारंटीन सेंटर्स में थे, और ये मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से कश्मीर आए। फटाफट से जरा आप ये भी बताइएगा सनम, ये जो मुल्क से बाहर से रियासतों से आ रहे थे, चलिए अल्लाह इस पर रहम करे, लेकिन फटाफट से ये भी बताइएगा, कल यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फैसला लिया गया कि नौकरियां जो है फास्ट ट्रैक बुनियादों पर दी जाएंगी। आज हमने देखा कि श्रीनगर के अंदर जो है वो एहतजाज भी हुआ, और जो कंट्रैक्चर्स हैं, डिलीवरीजर्स हैं, उनकी अंजुमन की तरफ से कहा गया कि सरकार ने अगर इस फैसले पर नजरसानी नहीं की तो एहतजाज होगा। देखिए, सबसे पहले जो उन लोगों से हमारी जो बात है, उनका यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर गाइडलाइंस दें कि जो आदमी 90 दिन की नौकरी करता है वो हकदार बन जाता है नौकरी का। और उनको खदशात है कि जब ये नई नौकरी का जो कल जो प्रोसेस शुरू हुआ है, रिक्रूटमेंट जो ऑर्डर शुरू हुए हैं, उसके मुताबिक नई नौकरियों में जो पुराने डेलीवेज कैजुअल लेबर्स हैं उनको जगह नहीं मिलेगी। उनके लिए 5% का जो कोटा रखा गया, यानी जिसने 20 साल नौकरी की इंतजार में रहा कि वो अब परमानेंट होगा, 20 साल बाद भी पिछली सरकारों से परमानेंट नहीं किया, लेकिन 20 साल के बाद भी उसको 5% का कोटा 5 पॉइंट मिलते हैं, कोटा नहीं मिलता है, 5 पॉइंट मिलते हैं। तो उनके बकौल एक तो सरकार उनसे निजात लेना चाहती है, निजात पाना चाहती है, क्योंकि सरकार उनको निकालना चाहती है, नए इन लोगों को भर्ती करके उनकी खास तौर पर उनकी जगह जो है वो खाली करके उस जगह पे पोस्टिंग की जा रही है। और दूसरा उनका ये भी कहना है, सरकार पे इल्जाम है कि सरकार एक खास मंसूबे के तहत कुछ खास लोगों को लाना चाहती है, और इस तरह से ये जो 5% और उसके साथ साथ जो पहले वक्तों में लो क्वालिफाइड, कम तालीम याफ्ता लोग लगाए गए, वो इस क्राइटेरिया में आते नहीं है, वो अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो इसी चीज को लेकर श्रीनगर में आज सरकार के खिलाफ हंगामा बर्पा कर रहे थे और बता रहे थे कि अगर सरकार ने ये फैसला वापस नहीं लिया तो वो उनकी जद्दोजहद आगे और भी बढ़ सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात श्रीनगर की हो रही थी, कोविड-19 की हो रही थी, पॉलिटिक्स की हो रही थी, लेकिन कोविड-19 का असर पूरी दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी है, जहां हर तरफ से इबादत गाहों मुकफ्फल है, ताले लगे हैं। वहीं पर इसी महीने 30 तारीख को मेला खीर भवानी भी जम्मू कश्मीर और वादिया कश्मीर के अंदर मनाया जाता था। ज़िला गांदरबल के तुलमुला इलाके के अंदर खीर भवानी को हज़ारों की तादाद में कश्मीरी पंडित जो थे, जो पूरे दुनिया के अंदर थे, वो आते थे और वहाँ पर तकरीबन 2 दिन वो रुकते थे और उसके बाद वापसी का सफ़र उनका होता था। सन 96 के बाद हमने देखा कि एक कसीर तादाद में कश्मीरी पंडितों के साथ साथ और भी लोग जो थे वो रियासत की सयाहत के
के लिए आते थे, लेकिन सयाहत के साथ साथ वो यहाँ खीर भवानी के मेले में भी शिरकत करते थे। लेकिन कोविड-19 की वजह से इंतज़ामिया और मकामी अंजुमन जो वहाँ पर है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उन्होंने ये फैसला लिया है कि इस बार किसी तरीके का मेला वहाँ पर नहीं होगा। और मेला इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोविड-19 है और 19 के बीच पहली ऑफिशियल इंफॉर्मेशन और पहली खबर जो है वो इस बार मेला खीर भवानी नहीं होगा। आपको याद होगा इससे पहले रमज़ान, ईद और दीगर त्यौहार भी इसी तरीके से फीके पड़े थे, किसी को भी इबादत करने का इज्तिमाई तौर पर मौका नहीं दिया गया था। और अब यहाँ तक बात आई है, उनकी ये भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जब अमरनाथ यात्रा के हवाले से हतमी फैसला लेना होगा, शायद अगर तब तक सूरत हाल बेहतर नहीं हुई, वहाँ पर भी इसी तरीके का मनफी फैसला आ सकता है। हम कोशिश करेंगे कि ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहब हमारे साथ ज्वाइन करें ताकि मज़ीद तफसीलात हम उनसे जान सकें, शफकत इकबाल साहब। लेकिन वहाँ पर क्या कुछ लोकल लोग कह रहे हैं, जरा इसको भी सुन लीजिए, क्यों वो इस यात्रा को रोक रहे हैं और किस तरीके से छोटी तादाद में यानी चंद लोग वहां पर पूजा पाठ करेंगे और दीगर लोग क्या कुछ घरों में करेंगे। मेरा नाम फिरोज़ अहमद है, तुलमुल्ला का बाशिंदा, बिल्कुल खीर भवानी के नज़दीक रहता हूँ मैं जी। हम बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे अपने पंडित भाइयों का मेला खीर भवानी पर, लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि यहाँ जो कोविड-19 जो फैला हुआ है उसकी वजह से गवर्नमेंट को जो मेला खीर भवानी है कैंसिल करना पड़ा, जिसका हमें बड़ा अफसोस है कि ये मेला नहीं हो पा रहा है। फिर भी हम अपने पंडित भाइयों को मेला खीर भवानी के दिन पर अपने दिल की गहराइयों से मेला खीर भवानी पर शुभकामनाएं देते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद यासिन है, मैं तुलमुल्ला में रहता हूँ। जो मेला खीर भवानी यहाँ तुलमुल्ला में चल रहा था और आने वाला था, इस कोरोना की वजह से वो गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया, जिसके नतीजे से यहाँ के लोग सब पंडित भाइयों के लिए इंतज़ार कर रहे थे और जिसकी वजह से हम बेसब्री से उन लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। गवर्नमेंट ने जो कैंसिल किया है उसकी वजह से हम लोग ये तमाम पंडित भाइयों को इसकी शुभकामनाएँ देते हैं और हमारी तरफ से उनको मुबारकबाद भी देते हैं। मेरा नाम बसंत राजदान है, मैं मैनेजर खीर भवानी हूँ थ्रू धर्मार्थ ट्रस्ट की तरफ से। मेला खीर भवानी 31 को आ रहा है। जिस तरह सारा इस समय कोविड-19 की वजह से सारा बंद है, उसी तरह उस दिन मेला नहीं होगा, कोई ये नहीं होगा। श्रद्धालुओं को यही अपील है, जिस तरह हर एक इस समय घर पे बैठा है उसी तरह वो उस दिन घर पे बैठ के पूजा करे। हम रूटीन में यहाँ पर मतलब हमारा पुजारी वहाँ पर रूटीन में पूजा करता है, उस दिन भी उसी। चलिए, ये तो बात थी मेला खीर भवानी के हवाले से कि किस तरीके से वहाँ पर लोग काफ़ी इंतज़ार में थे, क्योंकि ये एक वाहिद ऐसा मेला था जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा अरूज पर देखने को मिलता था। पंडित भाई बाहर से आते थे और उनके पूजा पाठ, रहने खाने पीने का अरेंजमेंट मकामी तौर पर वहाँ पर आबादी करती थी। अब ज़रा बढ़ते हैं और आगे और बात करते हैं दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली के अंदर कोविड-19 के कहर से निपटने के लिए हिकमत अमली को तरतीब दिया जाता है और इसी हिकमत अमली के तहत लॉकडाउन 4.0 भी ख़त्म हो रहा है। और लॉकडाउन 4.0 के बाद क्या कुछ होगा, आपको याद होगा कि कल भी हमने इस खबर में बताया था आपको कि किस तरीके से जो होम सेक्रेटरी है उन्होंने सभी चीफ सेक्रेटरियों के साथ बात की। आज पूरे दिन होम मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग की, उसके बाद एक लंबी बैठक जो है, एक लंबी मीटिंग जो है वो चली है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर, जहां पर प्राइम मिनिस्टर को अप्राइज किया गया, उन्हें बताया गया कि पूरे मुल्क के अंदर सिचुएशन किस तरीके की है और क्या कुछ वज़राए आला चाहते हैं। मुख्तलिफ वज़राए आला का मानना है कि फिलहाल लॉकडाउन को कंटिन्यू किया जाए क्योंकि सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है। वहीं पर यह भी माना जा रहा है कि अब इबादत गाहों से ताले हटेंगे। तफसीलात के साथ रहमत कलीम हमारे साथ है। रहमत, बताइएगा कि वज़ीर आज़म की सदारत में जो मीटिंग हुई है, क्या कुछ फैसला वहां पर हुआ? जी देखिए, वज़ीर आज़म के साथ जो वज़ीर दाखिला अमित शाह की मीटिंग हुई उसमें बताया गया है, अमित शाह चूँकि कल तमाम वज़राए आला से बाज़ाब्ता तौर पर फ़ोन पर उनसे राय ली कि क्या कुछ चाहते हैं, लॉकडाउन के बाद किस तरह की राहतें दी जानी चाहिए, लॉकडाउन 5 को लेकर क्या उनकी राय है, क्या इंटर स्टेट सर्विस को शुरू करनी चाहिए, इकोनॉमी को लेकर एक्टिविटीज़ उस हवाले से क्या कुछ होने की ज़रूरत है। इन तमाम पहलुओं पर वज़राए आला से बाज़ाब्ता तौर पर राय ली गई थी। उन तमाम राय पर मुश्तमिल एक खाका लेकर आज सुबह वज़ीर दाखिला पहुँचे वज़ीर आज़म के पास और बाज़ाब्ता
लगातार करीब 3 घंटे तक की मीटिंग चली और आगे रोड मैप तैयार किया गया कि क्या कुछ हो सकता है, लॉकडाउन 5 की तरफ जाने से पहले क्या कुछ फैसला लेना ज़रूरी है। ऐसे में एक चीज़ समझने वाली है कि इस बार जो लॉकडाउन, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, वो लॉकडाउन होगा, उसमें कर्फ्यू नॉन कर्फ्यू जोन के हिसाब से होने के इम्कान ज़्यादा हैं। जिस इलाके में, जिस स्टेट में, जिन शहरों में ज़्यादा केसेज हैं वहाँ कर्फ्यू जोन करार दे करके वहाँ बहुत सारी बंदिशें, पाबंदियाँ रहेंगी। जो नॉन कर्फ्यू जोन वो होंगे जहाँ केसेस कम हैं, बहुत कम हैं। तो इस तरह की अभी ज़राए के हवाले से खबरें मिल रही है। लेकिन ये बात तो क्लियर हो रही है कि लॉकडाउन 5.0 जो है वो तो होगा ही होगा, फिलहाल 2 हफ्तों के लिए होगा, इस तरीके की खबरें आ रही हैं। ये गोवा के सीएम ने अपने तौर पे जो कहा था कि उन्होंने वज़ीर दाखिला से कहा है कि 2 हफ्ते के लिए कम से कम बढ़ाया जाए। राजस्थान का भी यही मुतालबा है। इस तरह से 2-3 और स्टेट है जिन्होंने कहा कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो पाबंदियां हैं, जो रिस्ट्रिक्शन है, खासतौर से रेस्टोरेंट हो, जिम हो, इस तरह की जो या माबिद हो, इबादत गाहें हैं, वहाँ सोशल डिस्टेंस के साथ कुछ पाबंदियों के साथ इजाज़त दी जाए ताकि उन चीज़ों का इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ है उनको फोकस करते हुए इस बार लॉकडाउन 5 में रखा जाए कि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो जो ठहर चुकी है उसको रफ्तार देने की कोशिश की जाए। और अगले लॉकडाउन में मुमकिन है कि इसी तरह का, चूंकि हम देख रहे थे कि इससे पहले चाहे लॉकडाउन 3 हो, 4 हो, 1 हो या 2 हो, इन तमाम से पहले वज़ीर आज़म खुद तमाम वज़राए आला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करते थे। तब अंदाज़ा होता था कि बहुत ही सीरियस रोड मैप आ रहा है, बहुत ही सीरियस होकर के बाज़ाब्ता तौर पर एडवाइजरी आने वाली है, और आया भी। और इसके बाद अब हम जब 2 दिन बाद बाकी रह गए हैं लॉकडाउन 4 को ख़त्म होने के लिए और लॉकडाउन 5 का आगाज़ होने में ज़्यादा चांस है, तो ऐसे में वज़ीर आज़म की तरफ से हो सकता है कि पीएम मोदी मन की बात के प्रोग्राम जो 31 मई को, उसमें वो फैसले के खद्दोखाल पर लोगों से अपील करें। लेकिन ज़्यादा चांस है कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से बाकायदा तौर पर एक एडवाइजरी और गाइडलाइन जारी कर दी जाए जैसे पहले। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अब जरा फटाफट से जम्मू का रुख भी करते हैं, और जम्मू में भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और जम्मू के केसेस की जहां तक हम बात करें तो वहां से जो इतलात हमारे पास आ रही है वो ये है कि वहां पर भी हर एरिया के अंदर अब केसेस आना शुरू हो गई हैं और वहां से भी रेड जोन्स बन रहे हैं। आसिफ हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आसिफ, अपडेट कीजिएगा कि जम्मू की अगर मैं बात करूं तो क्या कुछ तफसीलात आपके पास हैं, किन किन एरियाज को ब्लॉक किया गया और कितने केसेस अभी तक आए? बिल्कुल, आज दिन के अगर सुबह से जो कल तक सरकारी आंकड़े थे उसके बाद के जो केसेस आज दिन भर आए हैं उनमें 19 केसेस अभी तक हैं, और सबसे ज़्यादा इस वक्त जो केसेस हैं वो सरहदी ज़िला पुंछ से सामने आए हैं, सांबा, कठुआ, और उसके साथ साथ एक केस जो है वो उधमपुर से भी रिपोर्ट किया गया है। जबकि जम्मू से 3 केसेस सामने आए हैं, 2 गांधीनगर एरिया से है, 1 रूपनगर से है। और गांधीनगर का ये वही इलाका है जहाँ पर पिछले दिनों ये बताया जा रहा था कि कुछ लोग जो थे सस्पेक्टेड थे, जिनके सैंपलिंग हुई और उन्हीं में से कुछ पॉजिटिव केसेस निकलकर सामने आए। इसके अलावा त्रिकुटा नगर का इलाका जम्मू सिटी के बीचों बीच, जहां पर एक 50 साला वकील की मौत हुई थी, उसके बाद उस इलाके को सील किया गया था, रेड जोन करार दिया गया था। और उस इलाके के साथ साथ रूपनगर का इलाका, जानीपुर के कुछ इलाके, और साथ ही साथ जो इस वक्त नया एक इलाका है जहां कुछ दिन पहले पाबंदियां आयद की गई थी, वो है टीसीपी का इलाका जो कि मीरान साहिब के साथ सटा हुआ है। उस इलाके को भी फिलहाल रेड जोन में रखा गया है। यह आज के कुल मिलाकर कितने केसेस आज दिन में हैं? अभी तक के 19 केसेस हैं आज दिन के, और ये 19 केसेस मिलाकर इस वक्त जो ओवरऑल तादाद पहुंच चुकी है वो 419 तक जम्मू प्रोविंस में पहुंची है, जिसमें जम्मू डिस्ट्रिक्ट टॉप ऑफ द लिस्ट है करीब 125 केसेस के साथ। चलिए, जम्मू डिस्ट्रिक्ट 125 केसेस के साथ सरफरिस्त है। चूंकि यूपी जाना था, यूपी से भी खबर लेनी थी, वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन चलते चलते आपको यह भी बताते चले कि अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया है। और जम्मू कश्मीर के लोग जरा कान खोल कर सुन लें कि जम्मू कश्मीर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया है। पेट्रोल में 5 रुपया और डीजल में 1.5 रुपया का इजाफा हो चुका है। और मरकज़ी जो कंपनियां हैं उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर यह अदाद शुमार दे दिया गया है कि पेट्रोल पर 5 और डीजल पर 1.5 रुपया का इजाफा होगा। फिलहाल न्यूज़ टाइम में इस वक्त मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन अपना फीडबैक हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा।